वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। बात करें इसका राइट आंसर का, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इसी कारण से भारतीय ने जन आंदोलन विरुद्ध में चलाया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा डेट को, 1928 ईस्वी को भारत में आया था तथा इसके सदस्य की बात करें तो सदस्यों में सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर थे, जो सारे ही विदेशी थे और विदेशी के कारण ही साइमन कमीशन का अन्य नाम व्हाइट मैन कमीशन हो जाता है। तो अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखा और आगे भी इसके बारे में हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है साइमन आयोग, कमीशन के आयोग स्थान पे आयोग की बात की जाए तो जो आयोग है इसका नाम साइमन आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन ही थे। अब एक और बात आती है लाला लाजपत राय से जुड़ी हुई। लाजपत राय से जुड़ी हुई जो बात आती है वो बात 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को है। लाहौर के स्थान में यानी लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय, और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी से प्रहार किया जाता है और ये घटना 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को होती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड का, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। और महावीर के निकटतम उत्तरावर्ती ऋषभ थे, ये आपका गलत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। अब कुछ बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो जैन धर्म सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीन धर्म है। हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा धर्म है, सो सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म के बाद सबसे पूछेगा कौन पुराना है, तो आपका राइट आंसर जैन धर्म हो जाता है। अब बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे एवं ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं कि वेदों की संख्या जो 4 है, जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है, सबसे बाद का वेद ऋग्वेद माना जाता है और उसी ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह आपके साण हो जाते हैं, जबकि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा अरिष्टनेमी जो थे ये भगवान के निकटतम संबंधी माने जाते हैं, ऐसे ये उल्लेख में मिलता है। तो आई होप कि समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हम जानते हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का। मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसी की वजह से इन्हें मैपल लीफ के देश के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं फ्रांस का, तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है, जबकि स्पेन का बात करें तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। अगर बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को काट करके अपनाया गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार से जुड़ा शासक कौन था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो देखते समय ही इसे लाइक अवश्य कर दे। बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम अभी अवलोकन करेंगे। अब शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा था। कहाँ की गद्दी पर बैठा था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और कब ये बैठा था, तो चौसा और बिलग्राम युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंस है और चौसा का युद्ध ये भी इंपॉर्टेंस है। ये दोनों को जीतने के बाद गद्दी पर 1540 ईस्वी में ये बैठा था तथा इसके बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां इसके बचपन का नाम था। लेकिन एक बार की बात है, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, एक बार की बात है, ये बचपन में ही एक शेर को एक तलवार से एक ही बार में मार देते हैं और इसी से प्रसन्न होकर के मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी थी। तथा कालिंजर के किला जीतने के समय 1545 ईस्वी की बात है। कब की बात है, तो 1545 ईस्वी की बात है। ये कालिंजर का किला जीतने के समय में जब उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था और उसी के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि मृत्यु के समय कौन सा
अग्नेयास्त्र चला रहा था, तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र ये चला रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। और मृत्यु कब होती है? तो 1545 में होती है तथा मोहम्मद बहार खान लोहानी द्वारा इसे शेर खां की उपाधि दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि इनमें से रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ध्यान से जरूर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाता है एस्फिग्नोमैनोमीटर। अब कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कि रक्तदाब होता है क्या, जो मेरा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो एक्चुअल होता है क्या। तो जैसे ही शरीर में रक्त फैल जाता है, यह रक्त वाहिकाओं के पक्षों के खिलाफ धक्का देता है। रक्त वाहिकाओं को आगे बढ़ाने की ताकत दबाव पैदा करती है और इसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये तो हो गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम एक कहानी के तौर पे बताते हैं। ये मेरा शरीर हो गया और इसी में ये ब्लड फैल गया। ठीक है फ्रेंड्स। और ये ऊपर से आ करके ये विरोध पैदा करती है, दबाव बनाती है। ठीक है, दोनों साइडों पे ये दबाव बनाती है और लेकिन ये इसका विरोध करती है और ये जो प्रेशर लगा इसी को हम रक्तदाब कहते हैं। तो आई होप कि अब आप समझ में आ गया होगा। अगर बात करें रक्तदाब का यानी ब्लड प्रेशर का, तो ये 120 आपके अधिकतम तथा 80 आपके न्यूनतम होते हैं। यानी 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। अगर बात करें इसका यूनिट का, तो mmHg इसका यूनिट होता है। तो यहाँ से हमने ये देखा। अब बात करते हैं अम्लीयता और क्षारीयता का। तो जब अम्लीयता की मात्रा बढ़ेगी, अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देती है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देती है, जबकि जो क्षारीयता है वो हृदय की गति को कम कर देती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं थे, आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि ऋतु क्यों होती है। बात करें इसका राइट आंसर का, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब बात करते हैं ये परिभ्रमण काल होते हैं क्या। तो ऋतु होने के कारण जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटा तथा 48 मिनट एवं 46 सेकेंड आपको लगते हैं। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट तथा 46 सेकेंड लगता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा किया गया परिक्रमण पृथ्वी का वार्षिक या परिक्रमण गति कहलाती है या परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमण करने में लगे समय को सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। तो मेरे बातों को ध्यान देते रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। क्वेश्चन तो काफ़ी नॉर्मल्स होंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सबसे इम्पोर्टेंस हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसी के कारण से सूर्योदय पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में होती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व ना घूम करके पूरब से पश्चिम घूमने लगे तो सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होने लगेगा। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ध्यान दीजिएगा बात को, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकेंड में लगाती है। और इसी गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं और इसी गति के कारण से दिन और रात होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि निम्न तत्वों में कौन से भूप्रपट्टी में अधिकतम मात्रा में और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ से एक बात याद रखिएगा, भूप्रपट्टी किसे कहते हैं। भूप्रपट्टी को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, ये भाग जो होता है ये मेरा भूप्रपट्टी कहलाता है, जिस पर ऑक्सीजन 46.80% होता है। तो जिस पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.80% होता है, आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बात करेंगे। भारत में एक ही राष्ट्रपति होंगे, ऐसा आप जानते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का हिस्सा होते हैं। यानी मेरा जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनी हुई है।
भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट ये याद रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 280 के अंतर्गत रखा गया है तथा प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन होता है तथा वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, अभी फिलहाल में हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है। अब देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या तो 11 होती है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 22.989 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 22.989 होता है। अब यहाँ पे देखिए 18 जो है, यहाँ पे ऑप्शन में 18 मेंशन किया, इसका बात करते हैं। 18 जो है आर्गन की होती है तथा बात करें 25 का, तो 25 मैग्नीज की परमाणु संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि सोडियम एक ज्वलनशील धातु है और यह हवा के संपर्क में आने से स्वतः जल जाता है और इसीलिए इसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है। एक और बात याद रखिएगा कि किरोसिन के तेल में इसे इसलिए रखा जाता है ताकि यह वाष्प और नमी के संपर्क में ना आए, क्योंकि मेरा वायु जो है, वायु में वाष्प और नमी दोनों होते हैं और सोडियम एक ज्वलनशील है और ये वाष्प और नमी से अभिक्रिया करके स्वतः जल जाती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे आपको प्रत्येक दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या दिया गया था। हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि कपासी वर्षा से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओला हो जाता है। देखिए, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियों को ओला कहा जाता है। ये तो हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं एक पच्छाभ मेघ का। आप नाम सुने होंगे पच्छाभ मेघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पच्छाभ मेघ उस मेघ को कहते हैं जो शाम के समय आसमान में लाल रंग के दिखते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने जिक्र कर दिया है। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट में, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बादल की तमाम प्रकार को समझा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके राइट आंसर का, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में। बात तो 1504 ईस्वी की है, जब सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था तथा 1504 ईस्वी में स्थापना करके 1506 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा बात को, 1506 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित किया था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का महान शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए गज सिकंदरी प्रयोग किया था, जिसमें 30 इंच या 32 अंक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए जो गज सिकंदरी का प्रयोग किया था उसमें कितने इंच होते हैं, तो 30 इंच तथा 32 अंक उसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। थोड़ा सा ऑप्शन ए का मेंशन कर लेते हैं। तुगलक वंश का स्थापना गाजी गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का शासनकाल तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 तक था। 1398 तक था। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये हो जाता है। तथा गियासुद्दीन तुगलक ने 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौट रहा था तथा जुन्ना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो जुन्ना खां के नाम से विख्यात था, गद्दी पर बैठता था। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकालीन सभी मुसलमानों में सर्वाधिक शिक्षित और योग्य बादशाह कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन इसके कुछ गलत प्रयोग के वजह से इन्हें पागल बादशाह भी कहा जाता है। तो आई होप कि आप सारे डाटा को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव पर ये काम करती है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारे पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपको स्कोर करना ही परम कर्तव्य होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, तो अभी तक भले क्वेश्चन 13 ही हुआ, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन इतने सारे क्वेश्चन का किया, तकरीबन 50 से ऊपर हो चुके होंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि हैजा का कारण क्या है। देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि हैजा जीवाणु से होता है, लेकिन जो मुझे बताना था वो ये था कि हैजा जो था वो किस जीवाणु से होता है। तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। तो किस जीवाणु से होता है, तो विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है, तथा इसके लक्षण जो है उल्टी और दस्त होना ही होता है। तो आई होप कि आप याद रखिएगा विब्रियो कालेरी। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो आप लोग सीन कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आप इसे मित्रों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर लें उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कर लें, और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करें। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छे कंटेंट लाने के लिए अवेलेबल रहेंगे। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन 4 वर्षों पर होता है। ओलंपिक खेलों के बाद में राष्ट्रमंडल खेल अथवा राष्ट्रकुल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल महोत्सव है। तो आगे बढ़ते हैं। इस खेल का आयोजन प्रातः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत का। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन के कनाडा में हुआ था। ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया पर शहर में 776 ईसा पूर्व के प्रारंभ में खेला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार ये खेल देवता जो था, ध्यान दीजिएगा, पहली बार ओलंपिक खेल जो था वो ग्रीक के एक देवता थे जिनका नाम था ज्यूस, और उन्हीं के सम्मान में ये खेल खेला गया था। तो आई होप कि आप इसे याद कर लिए होंगे। और हाँ, इसी के साथ वीडियो को हम संपन्न करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग कर लें उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिए करें, और प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जो लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच, और जो लोग अभी नहीं देखे हैं फिर से देखेंगे उनके लिए भी थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।